वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि पिछले 5 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे, लगभग इन्हीं टॉपिक से लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर इन टॉपिक को आपने आसानी से पढ़ लिया, बड़े ही ध्यान से 2-3 बार पढ़ लिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 80% एग्जाम में लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होगी, अब आपकी परीक्षा पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव होना है या लिखित पैटर्न पर होना है, तो वह निर्धारित होगी आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जैसा भी हो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में परीक्षा हो या फिर सब्जेक्टिव अर्थात लिखित फॉर्म में परीक्षा हो रही हो। तो किसी भी में परीक्षा हो रही, बड़े ही आसानी से आप इस वीडियो के माध्यम से दोनों वर्ग के लोग या फिर दोनों वर्ग के छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। बड़े ही आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे और एक एक मुद्दे को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों कुल मिलाकर के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, बहुप्रतीक्षित यह लेक्चर आप लोगों के समक्ष अब आ रहा है। बहुत आप लोगों ने कमेंट किया नीचे, इसी प्रकार से आपके कमेंट इकोनॉमिक्स पर आ रहे हैं, इसकी भी जल्दी मैं लाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से ज्योग्राफी वगैरह पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 राजनीति के सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपके प्रश्न पत्र में समाहित है, मतलब आपके किसी भी पेपर का नाम अगर पॉलिटिकल थ्योरी, चाहे पेपर 1 का नाम हो चाहे पेपर 2 का नाम हो, किसी भी पेपर का अगर नाम है तो बड़े ही आसानी से पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीति के सिद्धांत से लगभग इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। ये थी थोड़ी सिनेरियो इसके बारे में। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और वीडियो अगर इसी प्रकार से और भी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात हम इस बारे में करेंगे कि आखिरकार प्रश्न पूछे आ रहे हैं तो किस फॉर्म में पूछे आ रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे आ रहे हैं, प्रश्नों का क्या ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, उनको बताने का प्रयास करेंगे। आखिरकार ऑब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न पूछता है और लिखित वालों में कैसे प्रश्न पूछता है, दोनों को समझाने का विस्तार से प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे साथ आपको बने रहना है, लगातार बने रहना है। बड़े ही आसानी से पानी वगैरह पी करके आप आसानी से आ जाएंगे और वीडियो लास्ट तक देखेंगे। एक बार शुरू करें, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी वीडियो में मजा आएगा और वीडियो समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान के पहले इतिहास के बारे में, राजनीति विज्ञान के मेरे प्यारे दोस्तों अर्थ के बारे में, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान की परिभाषा को समझते हुए हम उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करते हुए और उसके नेचर को समझेंगे, मतलब उसकी प्रकृति को समझेंगे और उसकी प्रकृति को समझते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसकी प्रकृति अर्थात राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या फिर कला है, उसको जानते हुए हम अर्थात अब इसको जानने के लिए, उसकी प्रकृति को जानने के लिए हमको उसकी अध्ययन पद्धतियों को पढ़ना होगा। और जब हम उसकी अध्ययन पद्धतियों को पढ़ेंगे, उसकी अध्ययन विधियों को देखेंगे, अर्थात अगर राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों हम यह कहेंगे कि यह विज्ञान है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम सीधे सीधे नकार सकते हैं कि हाँ, राजनीति विज्ञान जो है एक विज्ञान नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आपका उठता है कि आखिरकार राजनीति विज्ञान है तो क्या? तो राजनीति विज्ञान एक अपूर्ण विज्ञान है। क्या है? अर्ध विज्ञान है या अपूर्ण विज्ञान है, इसको पूर्ण विज्ञान नहीं कह सकते। जिस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से आपका मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से आप राजनीति विज्ञान को रख सकते हैं। इससे संबंधित लेक्चर आपके चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा। अध्ययन पद्धतियों को समझने के बाद में हम प्रकृति को समझ सकते हैं, प्रकृति उसकी हमको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में हम अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आखिरकार राजनीति विज्ञान का संबंध भूगोल से कैसा है, राजनीति शास्त्र का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों आपका इतिहास से कैसा है, समाजशास्त्र से कैसा, अर्थशास्त्र से कैसा, इसको समझते हुए राज्य की अर्थ परिभाषा एवं उत्पत्ति के सिद्धांतों को देखते हुए हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देखेंगे एवं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत या फिर अन्य सिद्धांत दिए गए हैं जो कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। आखिरकार पहले जब राज्य नहीं था, मनुष्य था, तो मनुष्य से राज्य बना या राज्य में मनुष्य आया, यह क्या हुआ, उन सभी मुद्दों को देखते हुए हम एक लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, इसको जानते हुए हम संप्रभुता अर्थात सॉवरेनिटी क्या होती है, जो है सॉवरेन कंट्री क्या होती है, व्हाट डू मीन सॉवरेन कंट्री, इसको जानते हुए हम इसी के संप्रभुता के सिद्धांत में आपके लास्की महोदय ने संप्रभुता के सिद्धांत को दिया, जिसमें बहुलवाद इनका प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से बोंदा के भी संप्रभुता के सिद्धांत कुछ हैं, उसको भी हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों के। तो हम इसको समझते हुए मेरे प्यारे दोस्तों संप्रभुता के सिद्धांत को, जो कि बहुलवाद के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं पे देखते हैं, जो कि लास्की महोदय ने दिया था,
और इसी के साथ साथ बोंदा ने भी संप्रभुता के सिद्धांत को दिया था। इसको जानते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, हालांकि बोंदा को आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, ना ही लास्की को विस्तार से पढ़ना, बहुलवाद के थोड़े विचारों को आपको संप्रभुता के अंतर्गत देखना है कि आखिरकार संप्रभुता के बारे में बहुलवाद में क्या बताया गया है, लास्की महोदय ने क्या बताया है। इसी के बाद में हम विधि क्या होती, कानून क्या होता है, इसको समझते हुए स्वतंत्रता एवं समानता क्या होती है इसको जानते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें डिफरेंस क्या होता है और इंटर रिलेशनशिप कैसे रखते हैं। इसके बाद में जनतंत्र, लोकतंत्र और अधिकार क्या होता है, एकात्मक एवं संघात्मक शासन क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, दबाव समूह क्या होता है, अराजकतावाद एवं धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। आखिरकार इन सभी मुद्दों को हम जानेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक एक मुद्दों को हम शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक में से, जैसे 14 टॉपिक है तो एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए पहले टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक है आप आज के वीडियो का राजनीति विज्ञान। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले एक बात आपको यहाँ पर अपने माइंड में गांठ बांध लेनी है बिल्कुल से, कि अगर कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं, चाहे वह छोटी विषय वस्तु हो चाहे बड़ी विषय वस्तु हो, हालांकि कोई भी विषय वस्तु ना तो छोटी होती है और ना ही बड़ी होती है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के हिसाब से या फिर हम अपने हिसाब से कुछ मनगढ़ंत चीज़ें बना लेते हैं कि हाँ ये फलाने विषय छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है या फिर यह उससे बड़ा है। इस प्रकार से हम अपने हिसाब से बनाते हैं। ऐसा कोई जो है विषय वस्तु में नहीं होता। हर एक विषय वस्तु अपने में एक प्रकार से क्या है, व्यापक रूप धारण किए हुए है और एक प्रकार से बड़ा है, विस्तृत है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, राजनीति विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसी धारणा मन में बना लेनी है कि आप एक विचारक हो, आप एक दर्शन शास्त्री हो। ऐसे विचार को मन में रख करके किसी भी मुद्दे को पढ़े तो उस पर आपके क्वेश्चन मार्क होने चाहिए, प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह कि आखिरकार जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे एक बार कमेंट सेक्शन में आया कि राजनीति शास्त्र नहीं होता, मतलब कि हमने लिखा राजनीति शास्त्र, तो उन्होंने कहा नहीं राजनीति शास्त्र नहीं होता, राजनीति विज्ञान होता है। राजनीति शास्त्र होता है जब राजनीति शास्त्र में जो अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं, उन अध्ययन पद्धतियों का हम वैज्ञानिकता की दृष्टि से देख लेते हैं कि हाँ अध्ययन पद्धतियाँ वैज्ञानिकता पर आधारित हैं, मतलब सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता पर आधारित हैं, तब हम प्यारे दोस्तों को उसको क्या कहते हैं, उस विषय वस्तु को हम विज्ञान कहने लगते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान चूंकि एक अपूर्ण विज्ञान है, इसलिए इसको हम विज्ञान भी कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं। इसका दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, इसमें कोई आवश्यकता आपको नहीं। लोगास शब्द से मिलकर के बने होते हैं। लोगास मतलब होता है शास्त्र, एक होता है, जैसे मान लेते हैं हमने लोगास पढ़ा था, तो लोगास जो है एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों या ग्रीक शब्दावली है, और ग्रीक भाषा किससे बना है आपका जो है मेरे प्यारे दोस्तों, शब्द जो होता है इसका नाम होता है लोगास, यानी लॉजी, जिसको आप अंग्रेजी में लॉजी कहते हैं। लोगास ग्रीक का और इसके अंदर बना लॉजी, लॉजी से बना हिंदी का शास्त्र या विज्ञान, समझिए बात। और ये राजनीति जो है पोलिस शब्द से बना है, और पोलिस का मतलब होता है सीधे सीधे राज्य। ओके, ध्यान रखें, पोलिस का सीधा सा मतलब क्या होता है, राज्य से होता है। तो पोलिस जो है आपका वह लैटिन शब्दावली है, तो लैटिन के पोलिस से बना आपका जो है मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण क्या है आपका, राजनीति। अब राजनीति में जब हम लोगास जोड़ देते हैं, ग्रीक शब्दावली जो है, उस लोगास का मतलब शास्त्र या विज्ञान होता है। तो कुछ भी लिखो आप, शास्त्र लिखो चाहे विज्ञान लिखो, डोंट माइंड, इसको आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात से। ओके, समझ में आई बात। तो पोलिस जो होता है उसका सीधा सा मतलब राज्य से लिया आता है। अब विद्वानों में हुआ मतभेद, क्या मतभेद हुआ कि आखिरकार जब पुलिस का मतलब राज्य होता है तो राज्य की परिभाषा हम कैसे देते हैं, तो वहाँ पर राज्य की परिभाषा के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। राज्य क्या होता है इसको समझने के लिए आपको 3-4 बातों को समझना अति आवश्यक हो जाता है। इसको हमने अपनी वीडियो में बना दिया चैप्टर 1 में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत सिनेरियो देने का प्रयास करूँगा। राजनीति में जब राज्य की बात हम करते हैं, बहुत विद्वानों ने कहा कि राजनीति शास्त्र को राज्य के अध्ययन के रूप में उन्होंने डिफाइन किया। बहुत लोगों ने राजनीति शास्त्र को मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से विचार की श्रेणी में रखा। इसी प्रकार से तो हम यहाँ पर राज्य के बारे में थोड़ा समझें। राज्य के लिए क्या होना चाहिए, एक तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। और निश्चित भूभाग मतलब उसकी क्राइटेरिया निश्चित हो कि हाँ यहाँ तक मेरी समय, मतलब कि यहाँ पर सीमा है, यहाँ तक मेरी सीमा है, इसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित भूभाग आपका होना चाहिए। निश्चित भूभाग के साथ ही साथ केवल बंजर जमीनों को हम राज्य नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों बस्तियाँ होनी चाहिए, मतलब उसमें जो है जनसंख्या निवास करनी चाहिए। तो जनसंख्या का क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर निवास होना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो हो गया जनसंख्या, पहला क्या हो गया, एक आधारभूत तत्व निश्चित भूभाग, दूसरा क्या जनसंख्या, तीसरी क्या जनसंख्या के द्वारा एक चुना हुआ मुखिया या फिर कोई राजा होना चाहिए। क्या
जनसंख्या के द्वारा एक मुखिया चुना जाता है, फिर राजा चुना जाता है, वह होना चाहिए। तो यह 3 आधार हैं कि जो राज्य के संबंधित हैं। अब यह मुखिया के द्वारा या फिर जो मुखिया बनाए गए हैं, इन मुखिया पर कंट्रोल करने के कुछ जो है चीज़ें बनाई जाती है जो कि मुखिया को कंट्रोल करें। अब वह जो ब्यौरा बनेगा उसको मेरे प्यारे दोस्तों हम आज की भाषा में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि उसको हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं उसको, हम उसको संविधान के नाम से जानते हैं। तो ये 4 तत्व होते हैं जो कि एक राज्य के लिए एक आधार होते हैं और इसी पर पूरा का पूरा राज्य टिका होता है। तो कहीं ना कहीं पे जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमको राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा को समझने की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती जितनी हम शुरुआत में जब पढ़ने आते हैं तो होती है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं पूरा बताने लगूंगा राज्य के बारे में, हालांकि राज्य की परिभाषा आप यहाँ पर देखेंगे, आगे चल करके राज्य के बारे में आपको पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी उत्पत्ति, उसके बारे में विस्तार से पढ़ना, राज्य के इतिहास के बारे में, राज्य कैसे बना, उसकी उत्पत्ति में हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि या प्लेटो के क्या विचार थे, एक राजा कैसा होना चाहिए, उसके बारे में विद्वानों ने बहुत प्रकार के मत दिए हैं। तो वो सारे मुद्दे हम समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में। हालांकि इसमें मैं केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ और इसी को समझने का आप प्रयास करेंगे। बस इतने टॉपिक पढ़ लेना है, बड़े ही आसानी से सारे के सारे आपके प्रश्न यहीं से फंसेंगे। अब आपसे लिखित वालों प्रश्न यह पूछेगा कि राजनीति विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान या शास्त्र की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है उसको रेखांकित करिए या फिर लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा लिखित वालों, या फिर पूछेगा राजनीति विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा को बताते हुए उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करिए, या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजनीति शास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा को बताते हुए उसकी प्रकृति को निर्धारित कीजिए। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, तो पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है उस नेचर के बारे में आपको पता। नेचर मतलब सीधा सा होता है कि राजनीति विज्ञान मतलब राजनीति शास्त्र जो है वह विज्ञान है या कला है। तो विज्ञान है या कला, ऐसे आपने पढ़ा होगा आपके कॉलेज में, एक कला संकाय, एक जो है विज्ञान संकाय, ऐसे संकाय होता है। तो यह एक प्रकार से सामाजिक विज्ञान है या फिर एक प्रकार से विज्ञान ही है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको इसकी अध्ययन पद्धतियों को पढ़ना पड़ेगा। अब चूंकि इससे सीधा सा जुड़ा सा टॉपिक ये है, अब अध्ययन पद्धतियाँ क्या होती हैं, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए कुछ अध्ययन पद्धतियाँ, कुछ विषय होते हैं, मतलब कि कुछ विधियाँ होती हैं और उन्हीं विधियों के माध्यम से हम उस विषय वस्तु के अंतर्गत क्या चीज़ें पढ़ी जा रही हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब अध्ययन पद्धतियाँ अब उनकी सुव्यवस्थित हैं, क्रमबद्धता पर आधारित हैं, क्या है कि व्याख्या करती हैं, भविष्यवाणी करने में सक्षम है या नहीं करने में सक्षम है, आखिरकार बाद के चीज़ों को बताने में उनका कितना योगदान रहता है अध्ययन पद्धतियों का। इन सारे मुद्दों को देखते हुए हम किसी विषय वस्तु को विज्ञान या फिर कला के क्षेत्र में विभाजित करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो राजनीति विज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों कुछ हद तक मतलब लगभग 50% के आसपास, मतलब 50% तक आपका इनकी अध्ययन पद्धतियाँ सुव्यवस्थित है, मतलब कि विज्ञान की श्रेणी में आती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इतने ही कुछ श्रेणियाँ ऐसी होती हैं जो कि इनकी विज्ञानता को मतलब कि ये विज्ञान नहीं इस बात की भी पुष्टि करती हैं। तो कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को या शास्त्र को मेरे प्यारे दोस्तों क्या माना है, कुछ विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना, लेकिन कुछ ने इसको विज्ञान मानने से नकार दिया सीधे सीधे। इस बात को अगर पूर्ण रूप से आपको जानना है तो हमारे जो है चैनल पर दूसरा चैप्टर अपलोड है, उसको देख लेंगे। उसमें हमने राजनीति, तीसरा चैप्टर है राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ। वैसे एक चैप्टर में हमने अर्थ और परिभाषा और विषय क्षेत्र को बताया और दूसरे में हमने प्रकृति को बताया है, इसको समझाया है, किसने बताया कि है, किसने बताया नहीं है। उसके बाद में हमने अध्ययन पद्धतियों को समझा है विस्तार से। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं हम। अब कोई ये विषय वस्तु राजनीति विज्ञान जो है एक विषय वस्तु बन करके तैयार हो गई। अब इसको पता चल गया कि राजनीति विज्ञान का है एक अपूर्ण विज्ञान है, मतलब पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। अब जब अपूर्ण विज्ञान है, अब देखेंगे आखिरकार इसका संबंध कैसा है। जैसे किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, किसी व्यक्ति से आप मान लेते हैं नया नया संबंध बना आपका, तो आप सोचते हैं कि उसका संबंध किससे था, तो पूछते हैं और भैया किसके साथ तुम्हारा संबंध था। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऐसे सेम होता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कि अब वह सोचेगा कि आखिरकार मतलब हम लोग सोचेंगे कि आखिरकार हमने राजनीति विज्ञान तो पढ़ लिया, राजनीति विज्ञान का संबंध जब हम समाजशास्त्र पढ़ रहे थे तो हमने बताया था समाजशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से होता है। अब यहाँ पर राजनीति विज्ञान का अर्थात राजनीति शास्त्र का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से इसको हम समझते हैं। जैसे इसका संबंध भूगोल से भी है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही एक राजनीतिक विचारक उत्पन्न होता है। मान लेते हैं जैसे यूपी में है, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों या एमपी में है, या फिर इसी प्रकार से अमेरिका में है, या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लैंड जो है, जर्मनी, फ्रांस, वेल्स, किसी भी देश की मैं बात करूं तो वहां पर एक भौगोलिक जो है वातावरण होता है और उस भौगोलिक वातावरण
वातावरण में मेरे प्यारे दोस्तों एक सामाजिक नींव के या फिर सामाजिक विचारधारा का उत्पन्न होता है, और सामाजिक वातावरण में सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत ही एक छोटा सा पहलू होता है राजनीति मतलब राजनीति शास्त्र का। तो समाजशास्त्र एक बहुत बड़ी विषय वस्तु है, जबकि जो राजनीति शास्त्र है उसका एक छोटा सा भाग है। और समाज कहाँ पर एक प्रकार से व्यवस्थित होता है, समाज एक भौगोलिक वातावरण में होता है। तो इस प्रकार से भूगोल विषय से भी संबंध रखता है जो है आपका कौन है, राजनीति शास्त्र। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों इसका संबंध अर्थशास्त्र कैसे है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल आपके जो है मैन होते हैं, जितने भी आपके राजनीतिक जो है व्यक्ति होते हैं, कोई भी नेता मंत्री हुआ, वह सीधे सीधे किससे अटैच होते हैं, किसी न किसी अर्थ से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब कि पैसे रुपए के मामले में वह कहीं ना कहीं पे बिलोंग करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों चूंकि जब राजनीतिक विचारक जो राजनीति शास्त्र में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वह सीधे सीधे अर्थ से संबंधित है, रुपए पैसे से संबंधित हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये जो विचारधारा है या फिर पूरी की पूरी जो विषय वस्तु है यह भी अर्थशास्त्र से संबंध रखेगी। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गई। इसी प्रकार से समाजशास्त्र के बारे में संबंध पूछा जाए तो समाजशास्त्र से भी संबंध रखती है। कैसे संबंध है समाजशास्त्र से, संबंध यह है समाजशास्त्र से इसका मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि समाज जो है एक बहुत बड़ी विषय वस्तु, समाज क्या होता है, समाज जो होता है आपका संबंधों की व्यवस्था होती है, संबंधों का जाल होता है। मैकाइबर पेज जी ने बताया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है और एक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में बंधा हुआ जाल। एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, एक आर्थिक क्षेत्र का व्यक्ति है, या एक प्रकार से इसी प्रकार से अन्य क्षेत्र का जो व्यक्ति है वह अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति एक ही चीज से जुड़े होते हैं। मान लेते हैं जो अर्थशास्त्र, इसी में समाज में कई प्रकार की विचारधाराएं होती है। एक तो मान लेते हैं एक राजनीति का विचारक हो गया, एक मेरे प्यारे दोस्तों आर्थिक क्षेत्र का है, एक भौगोलिक क्षेत्र का है, या इसी प्रकार से एक ऐतिहासिकता पर आधारित चीजें करता है। तो कहीं ना कहीं पे समाज के ही पहलू आते हैं। अब किसी व्यक्ति का कोई ऐसे व्यक्ति है जिसका संबंध अर्थ से है, जिसका संबंध राजनीति से है, जिसका संबंध मेरे प्यारे दोस्तों जो है आपका किससे है, जिसका संबंध मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है सामाजिकता से भी है और उसके बाद में भौगोलिकता से भी है। अब किसी भी से भी उसका संबंध रहता है उस व्यक्ति का, और चूंकि वह समाज शास्त्र का व्यक्ति मतलब समाज के अंतर्गत रहता है, सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, एक राजनीतिक व्यक्ति से, एक नेता से जुड़ा हुआ है, एक बैंक में जाता है तो बैंक में जो है वो अपने पैसे को जमा करता है तो एक बैंकर से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से एक संबंधों की व्यवस्था समाज में क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैकाइबर पेज जी ने क्या कहा था कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और समाज के कहीं ना कहीं पे एक भाग होते छोटे छोटे जो है विचारधाराएं होती हैं, उन्हीं विचारधाराओं पर एक विषय वस्तु का निर्माण होता है, और विषय वस्तु है आपका राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। तो इनका संबंध ऐसे हम देखेंगे। ओके, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आपको राज्य के बारे में समझना होगा। हमने राज्य की उत्पत्ति संबंधित आपके विचार बता दिए, सिद्धांत बता दिए। वैसे इसका संबंध जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताएं, और जब लगातार प्रश्न पूछा रहा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत वास्तविक रूप से अगर क्या है, इसमें अवस्थाएं होती थी, प्राकृतिक अवस्था, मध्य अवस्था, आधुनिक अवस्था। अब इन अवस्थाओं में तीन विचारक मुख्य आपके आते हैं, तीन विचारक हैं। उनका नाम अगर मैं बताना चाहूँ आपको, पहले हैं आपके हॉब्स, दूसरे हैं मेरे प्यारे दोस्तों लॉक, इनको लॉक ही अंग्रेजी में लिखा मिलता है, और जो तीसरे विचारक हैं आपके हॉब्स, लॉक और रूसो। अब यहाँ पर हॉब्स महोदय ने कुछ और बातें बताई हैं, और सेम जिसका अपोजिट जो है लॉक ने बताया है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों रूसो ने जो बताया है वह इन दोनों के मिक्सचर को, मतलब कि इन दोनों का मिसलेनियस बताया है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों लोगों के विचारों को हमको पढ़ना होगा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत। सामाजिक समझौता चूंकि समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया गया, एक व्यक्ति ने बताया जो है इसमें हॉब्स ने बताया आपके कि जो मानव हुआ करता था, मानव बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ करता था, झगड़ालू हुआ करता था। मानव में एक प्रकार से झगड़ा हुआ करती थी, एक दूसरे के प्रति क्या था, अराजकता फैली थी समाज में, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। ऐसे में लोगों के अंतर्गत यह विचार आया कि क्यों ना एक सामाजिक समझौता किया जाए और एक राजा नियुक्त किया जाए जो कि समाज पर कंट्रोल करे, समाज की रक्षा करे। तो इस प्रकार से हॉब्स महोदय ने आपसे पूछेगा कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था या हॉब्स के विचार कैसे हैं सामाजिक समझौते को लेकर के। तो इस प्रकार से विचार थे इनके अनुसार। तब एक समझौता हुआ और समाज में समझौता हुआ, एक व्यक्ति को राजा बनाया गया। उस व्यक्ति राजा जो बनाया गया वह मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार सब पर शासन करता था। तो ऐसे हॉब्स ने बताया। लॉक का मानो इसके विपरीत था, ठीक कि वह मानो जो होता था एक सुचारता फैली थी, लोगों में सामान पड़ा रहता था, कोई उठाता नहीं था। इस प्रकार का जो है जब राज्य नहीं था उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उससे पहले मानो कैसा था, यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया है। किसी दिन विस्तार से हम समझेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो के विचार। और रूसो ने दोनों के मध्यस्थता मतलब दोनों के बीच में मध्यस्थता स्थापित करी है। बस इतना यहाँ पर समझे, इसको आपको पढ़ना है। आगे समझते हैं हम लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। व्हाट डू यू मीन वेलफेयर स्टेट। तो लोक कल्याणकारी राज्य को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, वेलफेयर स्टेट।
लोक कल्याणकारी राज्य अपना जो भारतीय संविधान है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी दिए हुए हैं, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसके अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों एक राज्य का या फिर राज्य की जो सरकार होगी, सरकार का यह उत्तरदायित्व तो है कि वह अपने राज्य को क्या बनाएगा, एक वेलफेयर स्टेट बनाएगा। अब राज्य का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर यूपी, एमपी या झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से नहीं है। जब भी आप राजनीति शास्त्र में या संविधान के अंतर्गत आप राज्य पढ़ रहे हो, राज्य शब्द उसका मतलब सीधा सीधा कंट्री से होता है, मतलब देश से होता है। अब यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी राज्य कौन बनाएगा, जो सरकार होगी। तो सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि एक स्टेट या फिर जो राज्य है या फिर जो देश है, जिस देश की सरकार है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे भारत की हो या बर्मा की हो, म्यांमार कहीं पर की भी हो, तो वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों लोक कल्याणकारी बनाने के, लोक कल्याणकारी मतलब कि सभी को मद्देनजर रखते हुए, कोई ऊंच नीच ना हो, या फिर इसी प्रकार से कोई गरीब है तो उसके लिए जो है घर की व्यवस्था हो या चद्दर की व्यवस्था हो ठंडी में, या गर्मी में मेरे प्यारे दोस्तों बनियान की व्यवस्था कर दी जाए, या इसी प्रकार से जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं लोगों के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं लोक कल्याणकार की, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। आप देखते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है या फ्री में जो है एजुकेशन दिया जाता है। ये सब क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य के मतलब बनाने के लिए जो है अग्रसर दिशा में जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इसकी परिभाषा भी दोनों ने कैसी दी, इसको भी समझना होगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, राजनीति विज्ञान जो है किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, राजनीति का मतलब क्या होता है या किस भाषा का शब्द है, इसकी अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, इनका अन्य विज्ञानों के साथ कैसा संबंध है, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अरस्तु हैं, अरिस्टोटल हैं। अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु का कथन बहुत फेमस है आपका, जो है इनका कथन फेमस है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है मनुष्य क्या है, राजनीतिक प्राणी है, मतलब मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशल नहीं पॉलिटिकल एनिमल। जबकि अरस्तु ने इस बात को भी कहा था, समाजशास्त्र में आप पढ़ते हैं कि जो है मैन इज अ सोशल एनिमल। अब एनिमल का मतलब यहाँ पर जानवर से नहीं प्राणी से लिया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि सर जो है मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, तो हमने कहा नहीं भाई, सामाजिक जानवर नहीं, सामाजिक प्राणी है, आपका मंतव्य अलग है। तो समझे यहाँ पर। तो लोक कल्याणकारी राज्य समझ में आ गई। आगे बढ़ते संप्रभुता। व्हाट डू यू मीन सोवरेनिटी। सोवरेनिटी एक प्रकार से एक मेरे प्यारे दोस्तों एक क्या होता है, एक जो है उस देश की मेरे प्यारे दोस्तों उस जनता के अंतर्गत एक प्रकार से जो है राष्ट्रवाद की भावना को पनपाता है। कौन, संप्रभुता जो होती है। संप्रभुता मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है, राज्य के अंतर या फिर राज्य के व्यक्तियों के अंतर्गत या देश के जो व्यक्ति हैं उनके अंतर्गत राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करती है। अगर मान लेते हैं आप भारत में रहते हैं, भारत पर महारानी विक्टोरिया करके वहां से कहें कि नहीं मोदी जी तुमको यही करना है, तुमको यही बातें नहीं करनी, या फिर राम मंदिर तुमको नहीं बनवाना है, या फिर कोई ऐसा मुद्दा करे जो कि आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से कोई दूसरा देश आकर के हमारे देश पर शासन करे, महारानी विक्टोरिया कहें कि जो है आप मोदी जी चाइना से युद्ध नहीं करेंगे या चाइना को इतनी जमीन दे देंगे, तो क्या अगर ऐसा मोदी जी करते हैं तो एक प्रकार से जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक जो आपका जो संप्रभु कंट्री जो होती है, मतलब कि जो एक सॉवरेनिटी का सॉवरेन कंट्री होती है, सॉवरेन कंट्री जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों उसमें राष्ट्रवाद की भावना एक चरम सीमा पर होती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों सॉवरेन कंट्री क्या इंडिया है क्या नहीं है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी तो आपको थोड़ी बातें पढ़नी पड़ेगी। इसी में बहुलवाद है लास्की का, इसको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, इतने मुद्दे को समझते हुए मेरे प्यारे दोस्तों हम और आगे बढ़ेंगे। और आगे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है आपका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, विधि। विधि को हम एक और भाषा में कानून भी कहते हैं। तो विधि और कानून एक ही होता है। किसी दिन टाइम मिलेगा तो सभी पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। वैसे 3 लेक्चर आपके 3 चैप्टर हैं और भी चैप्टर्स आपके अपलोड करे जाएंगे जल्दी। ओके, तो यहाँ पर विधि क्या होती है, कानून क्या होता है, कानून और प्रथा में क्या अंतर होता है, आपने सेकंड ईयर में समाजशास्त्र में समझा होगा। हालांकि आप सेकंड ईयर में गए नहीं अभी, लेकिन हाँ वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो कानून क्या होता है, कानून के बारे में यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा। और विधि मतलब कानून ही होता है एक प्रकार से। ओके, उसके बाद में आपका 9वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता एवं समानता। स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता आप समझते हैं ना, स्वतंत्रता आपको स्वतंत्रता है 19A अनुच्छेद 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई। भारत मेरे प्यारे दोस्तों एक संप्रभु कंट्री है। भारत आंतरिक एवं बाहरी रूप से अपने डिसीजन खुद ही लेता है। जम्मू कश्मीर पर डिसीजन लिया था, खुद ही लिया था। इसी प्रकार से कोई मुद्दा हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, उस पर जो है अपनी भारत सरकार ही डिसीजन लेती है, जिनको हम बहुमत से चुनते हैं। अब यहाँ पर आपका स्वतंत्रता जो आती है, स्वतंत्रता अपने भारतीय संविधान में दी गई है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, मैं बोल रहा हूँ इसी ये स्वतंत्रता है अपने देश में। किसी देश में जो है सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हो। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आपको कहीं पर जाने आने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता है। या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे कहीं पर आप बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पर बच सकते हैं, कहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों आप संगठन या सभा का निर्माण कर सकते हैं, कोई आप जो है प्रकार से कोई दल बना सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता होती है आपकी। ओके, या आपको मिली है। ओके, ध्यान रखेंगे।
इसी प्रकार से समानता होती है। समानता क्या होती है? आपको जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, या फिर जन्म स्थान के हिसाब से, प्रजाति विभेद के हिसाब से, काले गोरे के हिसाब से, इस प्रकार का कोई भी भेद इंडिया में नहीं किया था कि आपने दाढ़ी रखा है, आपने तिलक लगाया है, या आप मेरे प्यारे दोस्तों इस कम्युनिटी से हैं, इस कम्युनिटी से हैं, कोई मतलब नहीं, आप किसी कम्युनिटी से हैं, आपको समानता दी जाती है। लेकिन कुछ अपवाद है, आरक्षण वगैरह या फिर इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं जो कि अपवाद स्वरूपा हैं। अनुच्छेद 29, 30 और 16 ये अनुच्छेद हैं जो कि कुछ समानता पर जो है एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। चलें, उस पर किसी दिन टाइम मिलेगा तो चर्चा करेंगे हम, क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका मुद्दा आता है जनतंत्र। व्हाट डू यू मीन जनतंत्र, यानी प्रजातंत्र, या फिर इसी को मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या कहते हैं? इसी को मेरे प्यारे दोस्तों आप जनतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। ओके, और लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब यहाँ पर जनतंत्र के बारे में हम समझेंगे, लोकतंत्र के बारे में समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों लोकतंत्र को आपको पढ़ना है, जनतंत्र को पढ़ना है, मैं बताऊंगा विस्तार से कि मुद्दे को। और अधिकार क्या होता है? अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, अर्थात जो अधिकार होते हैं। अब अधिकार में कई प्रकार के अधिकार, एक तो कानूनी अधिकार होता है और एक मेरे प्यारे दोस्तों मूल या मौलिक अधिकार होता है। तो फंडामेंटल आपके राइट्स होते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से आपके कानूनी राइट्स होते हैं। ओके, ध्यान रखें, विधिक अधिकार होते हैं। तो जैसा कि संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, आपका विधिक अधिकार हो चुका है। और मौलिक अधिकार में आप पाते हैं कि जो है तमाम प्रकार के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा के संबंधित अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार आपके कहीं ना कहीं पे इसमें पढ़ने को मिलेंगे। अब इसको देखेंगे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा देखेंगे, बाकी विश्व स्तर पर तो हमको पढ़ना ही है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है एकात्मक एवं संघात्मक शासन। एकात्मक शासन क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है, 1 मिनट में समझें इसको। एकात्मक शासन मेरे प्यारे दोस्तों वह शासन होता है जिसमें होता क्या है, एकात्मक शासन जिसमें संपूर्ण सत्ता, जितने पूरे देश की जो संपूर्ण सत्ता होती है, वह पूरी की पूरी सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास, केवल और केवल केंद्र के पास निहित होती है। ऐसे देश को हम क्या कहते हैं? ऐसे देश को मेरे प्यारे दोस्तों हम कहते हैं एकात्मक सरकार या एकात्मक शासन व्यवस्था। ओके, अब यहाँ पर संघात्मक शासन वह होता है, मान लेते हैं जैसे अपने इंडिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था कैसी है? आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो भारतीय संविधान में जो संघ है आपका, जो संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई मेरे प्यारे दोस्तों, यह कनाडा के संविधान से ली गई। कहाँ से? कनाडा के संविधान से ली गई है मेरे प्यारे दोस्तों। और एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है, इसमें केवल और केवल केंद्र के पास ही सारा का सारा सत्ता विद्यमान होती है, शक्ति विद्यमान होती है। लेकिन संघ में क्या होता है? संघ मतलब सीधा सीधा एक प्रकार से क्या होता है? समझौता, एक प्रकार से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया हाँ 10 जो है, जैसे राज्य सूची और केंद्र सूची बन गई, तो हाँ तुम इस पर 10 मतलब चीज़ों पर आप कानून बना लीजिए और 12 चीज़ों पर मैं बना ले रहा हूँ। तो ऐसे एक समझौता होता है केंद्र के और राज्य के बीच में। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र को ज़्यादा पावरफुल दिया जाता है और राज्य को थोड़ा कम। लेकिन वहाँ पर राज्य से मान लेते हैं पुलिस जो होती है, कहीं किसकी है? पुलिस किसकी है? राज्य सरकार का विषय है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें, मिलिट्री जो है या फिर जो आर्मी फोर्सेस है वो किसकी है? वह केंद्र का विषय है। समझ में आ रही बातें ना? अब यहाँ पर मेरे पास इस समय आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, बड़ा बवाल मचा हुआ है चुनाव को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर जो है सरकार की जो राज्य सरकार है वहाँ की पुलिस है, तो वहाँ पर जो है पुलिस के मामले बहुत दिखाई पड़ते हैं। तो पुलिस जो होती क्या होती है आपकी? पुलिस मेरे प्यारे दोस्तों राज्य की होती है और आर्मी जो होती है आपकी वह केंद्र की होती है। तो एकात्मक शासन समझ में आया, संघात्मक शासन समझ में आया। अब इसको हम विस्तार समझेंगे एक मुद्दे को, हालांकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। आगे समझते हैं 12वां नंबर, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? आपकी संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई मेरे प्यारे दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन, आप इंग्लैंड नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड नहीं बोलेंगे, आप ब्रिटेन बोलेंगे। ब्रिटेन जो है वह 3 देशों का समूह होता है। एक तो इंग्लैंड हो गया, दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों वेल्स हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया? स्कॉटलैंड हो गया। यह 3 देशों के समूह को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इन 3 देशों के समूह को हम कहते हैं आपका ब्रिटेन। और इसी ब्रिटेन में जब हम मेरे प्यारे दोस्तों ब्रिटेन की बात करें तो 3 देश होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर अगर हम यूके की बात कर दें, यूनाइटेड किंगडम की बात कर दें, तो इन तीनों में मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों के अंतर्गत एक और देश शामिल हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्या? उत्तरी आयरलैंड। क्या? उत्तरी आयरलैंड, ध्यान रखेंगे, उत्तरी आयरलैंड। कहीं ना कहीं पे जो आपके मेरे प्यारे दोस्तों A.O. ह्यूम थे,
A.O. ह्यूम यहीं से आए थे जिन्होंने भारतीय संविधान, मतलब जब भारत में आए थे, भारत में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल रहे थे, मतलब एक प्रकार से 1885 से पहले की बात है, जब मतलब कि भारत में जो कांग्रेस की स्थापना थी वह नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना को करवाने के लिए कहीं ना कहीं पे ये जो व्यक्ति हैं इन्हीं जिम्मेदार थे, A.O. ह्यूम, जो कि आयरलैंड से थे। अब वो आयरलैंड थे, आयरलैंड के वहाँ पर जो IAS ऑफिसर की जैसी कोई रैंक होती वहाँ पर थे, वहाँ से भेजे गए थे भारत में, क्योंकि वह UK के अंतर्गत ही आते हैं ना ये सारे लोग। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यहाँ पर आपको संसदीय शासन व्यवस्था, जो कि इसमें संसद शासन व्यवस्था में लोकसभा, राज्यसभा और मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं। तो इनको हम समझेंगे संसद व्यवस्था, अर्थात जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है वह संसद पर पूर्ण रूप से आधारित होती है। भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था है। और इसके बाद में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जहाँ पर राष्ट्रपति एक प्रकार से मुखिया होता है, इसको भी समझे किसी दिन। उसके बाद में आपका राजनीतिक दल क्या होते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, इसके बारे में समझेंगे। जैसे आप देखते हैं भाजपा वगैरह हैं, इसी प्रकार कुछ दबाव समूह भी होते हैं। आज भारत में भी दबाव समूह का दबदबा बढ़ रहा है और राजनीतिक दल भी हैं। तो इन दोनों को हम समझे किसी दिन, दोनों की तुलना करेंगे विस्तार से। अराजकतावाद को आपको पढ़ना है और धर्मनिरपेक्षता को पढ़ना है। ओके, ध्यान रखिए। धर्मनिरपेक्षता आपको समझते होंगे क्या होता है, अराजकतावाद को भी आप लोगों को पढ़ लेना। अराजकतावाद एक प्रकार से क्या होता है, जब एक शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अराजकतावाद कहते हैं। समझ में आ रही बातें। द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जैसे मान लेते हैं हिटलर जब शासन कर रहा था जर्मनी में, तो वो अराजकतावाद का शासन था। इसी प्रकार से मुसोलिनी जो था वह भी इसी प्रकार से था। ठीक, तो ये सारे के सारे मुद्दे, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह कहीं ना कहीं पे इसी का मतलब अराजकतावाद ही था उस समय। धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है कि भारत, मतलब कि कोई भी देश जो होगा उस देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, देश सभी धर्मों के एक प्रकार सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखेगा। ये होता धर्मनिरपेक्षता का मतलब। इसको भी समझेंगे उसके पूरे के पूरे पुंदे को। तो इतने आपके पूरे मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो गए, इतने आपके मेरे प्यारे दोस्तों टॉपिक थे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ से। तो प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपको अगर ऑब्जेक्टिव वाले हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव की 100 की श्रृंखला हमने बना रखी है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बड़े आसानी से। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेपर 1 पेपर 2 के लगभग 2-2 3-3 वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हैं, उसको देख लेंगे और वहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। इन टॉपिक्स को आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बड़ी ही आसानी से आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।